नमस्कार दोस्तों, मैं गगन जांगीड़ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बीच में थोड़ा अंतराल आ गया था और उस अंतराल का कारण आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा उसमें डिस्टर्ब हो गए थे, ड्यूटी भी लगी हुई थी तो टाइम नहीं मिल पाया और फिर थोड़ा खुद का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वजह से ये विलम्ब आ गया। लेकिन अब मैं पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूँ और अब नियमित रूप से हमारी क्लासें चलेंगी। कक्षा 12 की भी NCERT का जो नया कोर्स वापस अपने लागू हो गया है, जो पहले चलता था, तो उस पर भी अपनी क्लासें नियमित रूप से हिंदी साहित्य पे चलती रहेंगी। आज हम चर्चा करते हैं समास पर। काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि समास के बारे में बताइए। तो समास पर बात करने से पहले या समास में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे 3-4 बिंदुओं पर, जिनमें पहला है समास शब्द की रचना कैसे हुई है, समास का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, और समस्त पद यानी सामासिक पद और समास विग्रह क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं यानी समास के भेद, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है समास शब्द की रचना या व्युत्पत्ति, कि समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, ये शब्द बना कैसे है। तो ये देखो, सीधा सा इस शब्द पे ध्यान देना है कि ये शब्द कैसे बना है। ये शब्द बना है शम धन आस के योग से। यहाँ शम का अर्थ क्या होता है, समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ होता है बैठना। यानी समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, शम और आस। शम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठना। यानी जब अलग अलग पद एक साथ आकर मिल जाते हैं आपस में, या पास पास आकर बैठ जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। यानी अलग अलग शब्द जब पास पास आकर बैठ जाते हैं, समीप आकर बैठ जाते हैं, जो पद अलग अलग होते हैं वो समास होता है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पे। ये तो हो गई समास शब्द की रचना की बात। दूसरी जो हमारी बात है वो है समास का अर्थ, कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास एक संस्कृत में प्रसिद्ध सूत्र है, समसनम समासः है। इस सूत्र के अनुसार समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी ये जो सूत्र है
इसके अनुसार समास का अर्थ यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? अपन संक्षिप्त भी बोल सकते हैं, संक्षिप्तीकरण भी बोल सकते हैं। ये जो संक्षिप्त करने की या संक्षिप्तीकरण करने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। यानी समसनम समास है। इस सूत्र के अनुसार जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, मूल अर्थ तो हो गया संक्षिप्त यानी छोटा रूप संक्षिप्तीकरण, और ये जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है उसको ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बड़े रूप से यानी किसी बड़े कथन को छोटे कथन के रूप में प्रस्तुत करना। जब बड़े कथन बड़ा होता है और उसको हम छोटे कथन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं, उसी को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अगली जो बात है वो है समस्त पद। एवं समास विग्रह। एवं समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद का मतलब है कि अलग अलग पद होते हैं। उन अलग अलग पदों को आपस में मिलाना, जब आपस में मिला दिया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। उसको सामासिक पद भी बोलते हैं। यानी अलग अलग पदों को आपस में मिला देने पर समस्त पद बनता है, आपस में मिलाने से समस्त पद बनता है, सामासिक पद भी बोलते हैं। और उन्हीं मिले हुए पदों को जो एक सामासिक पद में होते हैं, उनमें जो दो पद होते हैं, किसी भी सामासिक पद में जो दो पद होते हैं उनको अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। उनको अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ये है समस्त पद एवं समास विग्रह। अब हम बात करते हैं समास विग्रह पर। कि समास विग्रह करते समय, किसी भी सामासिक पद का समास विग्रह करते समय हमें जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि हमेशा कभी भी, जैसे मैं कोई शब्द लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया वीणा है पानी में जिसके वीणा पानी, यानी शब्द लिखा वीणा पानी। ये तो है सामासिक पद, समस्त पद। इसमें दो पद है, वीणा और पानी, और इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा? वीणा है पानी में जिसके, वह कौन है? माँ सरस्वती। तो हमें ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि कभी भी विग्रह कार्य करते समय हमें यथासंभव मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। समास विग्रह करते समय यथासंभव मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। यथासंभव हमें मूल शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं रेलगाड़ी,
अब रेलगाड़ी का समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी मूल शब्द का ही प्रयोग करना है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी रेलगाड़ी का विग्रह करेंगे तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ना कि पटरियों पर चलने वाली गाड़ी। पटरियों पर चलने वाली गाड़ी नहीं करना है, रेल पर चलने वाली, यानी मूल शब्द का ही प्रयोग करना है, क्योंकि रेल अंग्रेजी का शब्द है, रेल को ही हिंदी में पटरी कहते हैं। तो ये विग्रह की बात हो गई। अब हम बात करते हैं समास के भेद पे। समास के भेद। अब भेद की जब हम बात करते हैं समास के, तो कई बार क्या है, भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है। और वो स्थिति क्योंकि हम भेद 6 पढ़ते आए हैं, शेन यानी 12वीं कक्षा तक, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि मूल रूप से जब हम भेदों की बात करते हैं तो समास के भेद किस आधार पर किए जाते हैं, उनके पदों की प्रधानता के आधार पर। और पदों की प्रधानता के आधार पर अगर देखें तो समास के जो मुख्य भेद हैं वो 4 ही हैं। जैसे हम लिखें कि प्रत्येक समास में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, किसी में प्रथम होता है तो किसी में द्वितीय होता है। तो जिस समास में प्रथम पद पूर्व पद भी बोल सकते हैं प्रधान होता है, वह समास कौन सा है, अव्ययभाव समास। यानी अव्ययभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययभाव समास, और जहाँ द्वितीय पद या पर पद, नाम किसी तरह से भी आ सकता है, उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। यानी द्वितीय पद कौन से समास में प्रधान होता है, तत्पुरुष में। फिर है उभय पद या दोनों पद। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। कौन सा होता है, द्वंद्व समास। और फिर है अन्य पद प्रधान समास। अन्य पद प्रधान समास यानी जिसमें दोनों ही पद अपनी प्रधानता खो देते हैं और कोई तीसरा ही पद प्रधान बन जाता है, तो वहाँ कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि समास। तो ये इस आधार पर देखो, ये 4 भेद हैं समास के। अगर पदों की प्रधानता देखें तो प्रथम पद, द्वितीय पद, उभय पद और अन्य पद, तो इस आधार पर तो समास के 4 ही भेद होते हैं। जबकि द्विगु और कर्मधारय 2 भेद और हैं। तो द्विगु और कर्मधारय में क्या होता है,
और कर्मधारय। इसमें क्या है कि इन दोनों में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, इन दोनों में भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है, और तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो इन दोनों को तत्पुरुष का ही उपभेद माना जाता है। वेगु और कर्मधारय को तत्पुरुष का ही उपभेद माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समास के जो मुख्य भेद हैं वो 4 हैं। द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई समास की मोटे तौर पर कि समास शब्द की रचना कैसे हुई, उसका अर्थ क्या होता है, सामासिक पद और समास विग्रह से क्या मतलब है, भेद कितने हैं। अब हम आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से तत्पुरुष समास पर, अविभाव समास पर, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।